हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 7 के बारे में, यानी कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम किया जाता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हमें ये बात करनी है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर। तो जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री, कि परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। अभी तुम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री। एक हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म। दोनों से कंफ्यूज मत होना, वहां पे हमने फॉर्म का कंपैरिजन किया था कि फॉर्म कैसे शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम को अचीव करती है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री कैसे, वो भी कौन सी इंडस्ट्री, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की इंडस्ट्री कैसे शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर जो है इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकती है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836006 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो अब हमें पढ़ना क्या है वो देखते हैं। पहले तो टॉपिक हमने को डिफाइन कर ही दिया है, इसमें दो चीज डिस्कस करेंगे। एक तो परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे आता है और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। और भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रही हैं वो इग्नू अड्डा का भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक बढ़ा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो अब शुरू करते हैं इस चीज को। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता क्या है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है एक, जहां पे हम सब जानते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं इस चीज को, कि जहां पे अगर एक फर्म को ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो वो एक यूनिट को फिक्स रखते हैं, जैसे सपोज करो कैपिटल को फिक्स रखते हैं और लेबर को चेंज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वही चीज़ लॉन्ग रन में क्या होती है, लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, सब क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, कोई फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे हर एक फैक्टर जो है ना क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो वही चीज़ है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, यही क्या होता है, बेसिक से डिफरेंस होता है जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की। तो पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्राफ से इस चीज को समझ लेंगे। तो एन इंडस्ट्री इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी ऑन इट्स पार्ट टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। हम सब जानते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है कि वो आउटपुट का लेवल जहां पे एक फर्म या तो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रही है या फिर मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन जहां पे फर्म जो है ना बिल्कुल आराम से उतना ही आउटपुट जनरेट करती है और कभी भी अपने आउटपुट को चेंज करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उन्होंने इक्विलिब्रियम आउटपुट से आउटपुट चेंज किया, इंक्रीज किया तब भी उन्हें नुकसान होगा, डिक्रीज किया तब भी उन्हें नुकसान होगा। यानी कि वो एक ऐसा आउटपुट लेवल होता है जहां पे एक फर्म ऑलरेडी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर रही होती है। तो यहां से वो चेंज अपने आप को बिल्कुल नहीं करना चाहती। आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्री कैन चेंज, लेकिन जो आउटपुट इंडस्ट्री चेंज होता है इफ एग्जिस्टिंग फॉर्म चेंज, कि या तो एग्जिस्टिंग फॉर्म चेंज कर जाए खुद को एंड चेंज देयर आउटपुट, और व्हेन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री चेंजेस और मे बोथ। देखो इंडस्ट्री आउटपुट कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो भी उस सेगमेंट के अंदर जितनी भी सारी फॉर्म्स काम कर रही है। सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ एक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है, सबको पता है व्हीकल्स की अपनी अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में एक है, तो इंडस्ट्री है। अगर वहां पे किसी फर्म ने अपने आउटपुट का लेवल चेंज किया तो क्या उसका प्रभाव इंडस्ट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि अगर उन्होंने अपना आउटपुट को बढ़ाया तो इंडस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगा, आउटपुट का जनरेशन बढ़ जाएगा, और अगर उन्होंने अपने आउटपुट को कम किया तो इंडस्ट्री के अंदर जो आउटपुट है उसकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इस चीज को एक तरीके से समझते हैं, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती है तो भी तो आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा ना, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई तो आउटपुट कम जनरेट होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि आउटपुट बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, एग्जिस्टिंग आउटपुट दो ही तरीके हैं, कि या तो जो भी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो अपने आउटपुट को चेंज कर ले, या फिर कोई नई फर्म आ जाए जो नए आउटपुट्स को जनरेट करना शुरू कर दे, और सर दोनों में ही चेंज आ गया हो। तो बिसाइड्स इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी को छोड़ दें तो डिमांड एंड सप्लाई फॉर इट्स प्रोडक्ट कंडीशंस व्हिच वुड डिटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। तो हमें ऐसे कंडीशंस
पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम बनाते हैं। पहला क्या है, ऑल फर्म्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। जो भी फर्म वहां पे परफॉर्म कर रही है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब वो ऑप्टिमल आउटपुट जनरेट कर रही है जहां पे उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। फर्म्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय इक्वालिटी बिटवीन एमआर एंड एमसी। ये बात तो हम इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में कर चुके हैं कि कैसे एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है। तो उसके लिए एमआर और एमसी का इक्वल होना बहुत जरूरी है और स्लोप ऑफ एमसी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। और जो एमसी का स्लोप है वो एमआर से क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट, चलो बाकी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ जो ये बात जो कंडीशन है ना वो ये होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन की। इक्विलिब्रियम कब होता है कि तो एमआर और एमसी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा, स्लोप ऑफ एमसी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर, कि जो एमसी का स्लोप है वो एमआर से क्या ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा आनी चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद और मार्जिनल रेवेन्यू कम आना चाहिए। तभी तो एक फर्म जो है वो प्रोडक्शन रोकेगी। क्योंकि देखो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद भी अगर उन्हें रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा कॉस्ट से, तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि रेवेन्यू है किससे, कॉस्ट से, तो वहां पे वो प्रोडक्शन जारी रखेंगे। लेकिन जब एमसी का स्लोप एमआर से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जब एमसी एमआर से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये बात तो कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा, तो फर्म जो है वो अपने प्रोडक्शन को वहीं पे रोक देगी। क्योंकि एडिशनल कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है उस यूनिट को जनरेट करने में, पर एडिशनल रेवेन्यू उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आपको इक्विलिब्रियम को समझाया था कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम सब। अब अगला पॉइंट समझते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट चेंज। जो इंडस्ट्री है उसमें नंबर ऑफ फर्म्स जो है ना वो चेंज नहीं होंगी। बात ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो फ्री एंट्री और एग्जिट है। हम फिलहाल यहाँ पे कंडीशन आगे चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें नंबर ऑफ फर्म्स चेंज नहीं होंगी। अब नंबर ऑफ फर्म्स जो है ना वो एक ही कंडीशन पे जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती है, अगर सबके सब नॉर्मल प्रॉफिट ही जनरेट करें। क्योंकि देखो नई फर्म्स कब एंटर करती हैं, जब एग्जिस्टिंग फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करें, यानी कि उनका प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जिसको देख के नए प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट हों, अरे ये तो अंधा पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी जाएं इस मार्केट के अंदर और यहाँ से जाके कुछ पैसा हम भी कमा लेंगे, कुछ प्रॉफिट हम भी कमा लेंगे। लेकिन अगर सारी फर्म ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, जो खुद मुश्किल से सर्वाइव कर रही है, तो क्या कोई भी नई फर्म, कोई भी नया प्रोड्यूसर क्या ऐसी इंडस्ट्री में घुसना चाहेगा? तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स हमें कॉन्स्टेंट रखने हैं तो यहाँ पे सारी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। और इस तरीके से एग्जिट भी नहीं करेंगी फर्म। एग्जिट कब करती हैं, जब नॉर्मल प्रॉफिट से भी प्रॉफिट गिर जाए, यानी कि लॉस होना शुरू हो जाए। और जब नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है लॉन्ग रन के अंदर, तो दूसरी फर्म्स जो है एग्जिट, मतलब एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट नहीं करेंगी, दूसरी फर्म अंदर एंटर नहीं करेंगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेज। इस केस में नंबर ऑफ फर्म्स जो है ना वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो देखो, तो देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर एंट्री और एग्जिट, यहाँ पे किसी भी तरह की एंट्री और एग्जिट नहीं होगी नए फर्म्स की ऑफ एनी फर्म इन द इंडस्ट्री। दिस कैन बी हैपन ओनली इफ ऑल फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये होगा जब सारी की सारी फर्म्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हों। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है यहाँ पे। इट इज मिनिमम प्रॉफिट टू इंड्यूस फर्म्स। तो ये वो मिनिमम प्रॉफिट है जो एक फर्म को इंड्यूस करना पड़ता है ताकि वो अपने उस बिजनेस में स्टे कर सके इन द इंडस्ट्री। नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हम सब जानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट को हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको याद है ना, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट में दोनों चीजें यूज होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी। लेकिन ऐसा जो हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं लिखी जाती, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लिखी जाती है। जिस चीज़ की वजह से फर्म को लगता है वो नो प्रॉफिट जनरेट करे, पर असल में वो कुछ भी जनरेट नहीं करने होते। जैसे आपको वापस एग्जांपल समझाऊं किसी बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो कोई बिजनेस ओनर है, उसने अपनी लैंड यूज कर रखी है। अब उसने अपनी लैंड यूज कर रखी है, अपना कैपिटल यूज कर रखा है, यानी कि अपनी लैंड है वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर लिया, अपनी कैपिटल है, मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं है, अपनी कैपिटल है लगा दी। अब वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसमें उसके एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो कवर हो रहे हैं। सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, उसको कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो भाई लैंड उनकी खुद की, कैपिटल उनका खुद का, ठीक है। मशीनरी अब उन्होंने खरीद ली, तो वो भी मैंने मान लिया यहाँ पे, तो मशीनरी खरीद ली एक बार में ही। अब उन्हें अगर रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट
है वो निकाल पा रहे हैं उस प्रॉफिट के जरिए, उस नॉर्मल प्रॉफिट के जरिए, या फिर जो मशीनरी की मान लेते हैं EMI है वो दे देते हैं, फिर जो बाकी एक्सपेंडिचर है ना, इन दो चीज़ों को छोड़ के लैंड और कैपिटल, इसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स कर लेते हैं उस नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्या हम इसे एक अच्छा प्रॉफिट मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने उस लैंड की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्योंकि अगर वो लैंड वो खुद यूज़ नहीं करते अपने बिजनेस के लिए तो उसे रेंट पे दे सकते थे, जिससे रेंट आता, ठीक है। और दूसरा, जो कैपिटल उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे, FDs वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में, जहाँ से इंटरेस्ट आ सकता था, यानी कहीं पे भी जहाँ से इंटरेस्ट आ पाए। तो कहीं ना कहीं ये दो कॉस्ट उन्होंने ऐड नहीं करी, जो एक अच्छा खासा कॉस्ट बनती है, एक रेंट का और एक कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का। तो वो अगर दोनों कॉस्ट ऐड करेंगे तो इनका प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लोग। इकोनॉमिक प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। वो भी इसलिए क्योंकि उनको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो वो पैसा बच रहा है, तो रेंट का पैसा बच गया। कैपिटल खुद किया है तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, तो वो दो पैसे बच गए। ये दो तरीके के पैसे बच गए, जिसके चक्कर में पता है क्या माने बैठे, ये हमारा प्रॉफिट है। अरे उतना प्रॉफिट अगर वो इन दोनों पैसों को, जो लैंड है उसको कहीं पे रेंट पे चढ़ा दो, जो अमाउंट है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो कि वहाँ से इंटरेस्ट आए, तो इतना पैसे इकट्ठा हो जाएगा शायद कि वो उनका प्रॉफिट बन जाए, नॉर्मल प्रॉफिट बन जाए। इसका मतलब इसी को बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक तरह से इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा एफर्ट्स के बदले। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है प्रॉफिट गिविंग बाय द मैक्सिमम रिटर्न्स व्हिच फर्म कुड हैव अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सम अदर अल्टरनेटिव। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो फर्म है वो इतना पैसा, इतना प्रॉफिट अपने इन्वेस्ट कहीं और पे भी, किसी और जगह भी, किसी अदर अल्टरनेटिव में भी इन्वेस्ट करके इतना पैसा जरूर जनरेट कर सकते थे। तो ये आया हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब फटाफट खत्म करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को, दोनों को समझते हैं फटाफट। अब ये देखो, ये हमारे पास एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट तो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो डिमांड अगर सबको पता है ऐसे बनता है, और ये एक दिखाता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ये सप्लाई का कर्व है, ठीक है। ये दिखाता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जहां पे इसे दूसरे काटा वो पॉइंट किसका बन गया? इक्विलिब्रियम का। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम का। ये E, ये E1, ये E2। एक मिनट वेट करना, चलो बाकी देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास एक E पॉइंट, ये एक E1 पॉइंट और एक ये हमारे पास क्या बन गया? E2 पॉइंट। ये तीन हमारे अलग अलग इक्विलिब्रियम हैं। अगर इन तीनों को समझें तो ये तो बहुत सिंपल समझना कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट हमारा किसका बनता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट का बनता है। और ये हमारे पास क्या बन गया? P बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो एक Q बनेगा वो क्या बनेगा? हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जो पूरी इंडस्ट्री में इस प्राइस लेवल पे इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, इतना आउटपुट लेवल सेल किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी? इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं किसकी? फर्म के प्रॉफिट की। तो जब फर्म देखा हमने, तो फर्म को देखा ये दोनों फर्म, ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है। क्यों कर रही है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, पर फिर भी इसको आपको ग्राफ से देखिए समझ में आ जाएगा। अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट क्यों जनरेट हो रहा है? ये जो हिस्सा है ना, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। क्यों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा ये? अब ये देखो, ये कॉस्ट है, ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये वाला, और प्राइस है ये वाला जो इंडस्ट्री से मिला हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। तो फर्म ने प्राइस लिया, फर्म की कॉस्ट इतनी कम आ रही है जिसकी वजह से जो ये है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट वाला हिस्सा। तो ये हो जाएगा फर्म का एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये चीज़। अब हमने ये चीज़ मान ली यहाँ पे फर्म के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इतना ज़्यादा है और कॉस्ट इतनी कम आ रही है। तो हम सब जानते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेगा? जब प्राइस बहुत ऊपर सेट किया हो और कॉस्ट बहुत कम आ रखी हो। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट वो वाला केस देखते हो तो उस वाले केस की जब मैं पे बात करूँगा तो इस वाले पता है केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में कॉस्ट को देखो, कॉस्ट है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है कहाँ पे? ये उसका कर्व, और प्राइस क्या है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा लॉस, क्योंकि प्राइस कम है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही लॉस का है, कंप्लीट लॉस हो रहा है यहाँ पे फर्म को। तो ये था हमारे पास शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का पॉइंट कि E1 इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम, E इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम E1 जहाँ फर्म प्रॉफिट कर रही है, ऐसी फर्म जो प्रॉफिट करती हैं, और E2 जहाँ फर्म को लॉस होता है।
ठीक है, तो हमने तीनों कर्व यहाँ पे देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पे अदर फर्म्स मार्केट में ना ही तो एंट्री कर सकती ना ही एग्जिट कर सकती। जैसे हमने ये चीज समझी ना यहाँ पे, हमें पे ये शॉर्ट रन क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, क्योंकि लॉन्ग रन में देखते हैं ना लोग कि कुछ फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, तो हमें भी इस इंडस्ट्री में घुस के प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ लॉन्ग रन के लिए होती है। शॉर्ट रन में ना ही तो कोई फर्म छोड़ के जाती है, ना ही कोई फर्म दूसरी एंटर करते हैं, यानी कि शॉर्ट रन में फ्री एंट्री और एग्जिट पॉसिबल नहीं है, आप ये कह सकते हो। अब चलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ। तो इसकी मात्र 3 कंडीशन है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की, एक करके पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई इन इंडस्ट्री शुड बी इक्वल। डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटिटी, ये हमारे पास प्राइस, और ये डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है यहाँ पे इस केस में इक्वल माने जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई भी होगी। दूसरा, ऑल फर्म्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सारी की सारी फर्म यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि P इक्वल्स टू LMC। तीसरा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स मस्ट बी सीज्ड, एंट्री एग्जिट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हमने सीज कर रखा है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तब हम ये जो है कर्व बनाएंगे। अब ये तीनों कंडीशंस जरूर ध्यान रखना लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम दिखाने से पहले, वो भी इंडस्ट्री का। अब इसको समझते हैं फटाफट। ये डिमांड हो गया, सप्लाई का कर्व हो गया, तो ये हो गया हमारा E1 पॉइंट, ये हो गया हमारा E2 पॉइंट। ठीक है, अब जो E1 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, मस्ट बी सीज्ड, यहाँ पे सीज होना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं हम कि क्या होता है। यहाँ पे E1 जो पॉइंट है ना, इस पर प्राइस हायर है, ये देखो प्राइस हायर है। जब प्राइस है ना, पता है ये जो रीजन है, इसमें पता है क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और जब एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होगा तो मैं एक बात तो कह सकता हूँ यहाँ पे कि दूसरी जो फर्म्स है वहाँ पे क्या करेंगी, एंटर करेंगी और इस प्रॉफिट को कम करने की कोशिश करेंगी। और हम सब जानते हैं जो दूसरी फर्म्स एंटर करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, सीज किया जाना चाहिए बट फिर भी एंटर तो कर सकती है ना, दूसरी फर्म एंटर करेंगी। ठीक है, तो जब एंटर करेंगी तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि नई फर्म्स आई हैं तो आउटपुट लेवल भी जनरेट करेंगी, आउटपुट लेवल जनरेट करेंगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगी। तो सप्लाई में क्या आएगा, शिफ्ट। तो S1 से सप्लाई कर्व S2 पे शिफ्ट करिए। सप्लाई बढ़ चुकी है और आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी सप्लाई में शिफ्ट आता है, जब भी सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट आता है। तो ये हो गया हमारा S1 से S2 की तरफ, और इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया E1 से E2 की तरफ। और जो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई के बढ़ने की वजह से डिमांड तो उतनी है, तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कम हो जाएगा। तो प्राइस फॉल कर गया P1 से P2। अब जो ये नया प्राइस लेवल बनाया ये वाला, जहाँ पे ये हमारे इसके कर्व्स हैं, LAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये सब फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अलग अलग कॉस्ट है। तो अब यहाँ पे जो प्राइस आ गया है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर जो बिजनेसेस हैं, जो फर्म्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती हैं। यानी कि यहाँ से मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जनरेट करती हैं, और वो क्या जनरेट करती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जाता लॉन्ग रन के अंदर। वो हमने इस ग्राफ में यहाँ पे समझ भी लिया। ठीक है, और एक चीज और डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट रन इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पे नई फर्म का एंटर कर पाना और एग्जिट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग रन में चीज पॉसिबल होती है। लॉन्ग रन में नई फर्म्स एंटर भी करती हैं और एग्जिट भी करती हैं, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, और अगर भाई फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स, है ना। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन में मेरे से इतना मुश्किल चैप्टर नहीं था, मुश्किल तो क्या ही, मुश्किल तो ये भी नहीं है, बट फिर भी इसमें चीज़ें ज़्यादा रिलेट हो रही हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है बार बार, कॉस्ट फंक्शन भी है, फिर प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, सारी चीज़ें कंबाइन हो रखी हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी। फिर भी कुछ भी पॉइंट रह गए, कोई भी क्वेरी आ जाए ना, आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउट सेशंस जरूर लूंगा मैं इस सीरीज के बिल्कुल आखिरी में। मतलब जब मेरे को लगेगा कि एक सफिशिएंट डाउट्स आए हैं बच्चों के जिनके ऊपर वीडियोस बनाई जा सकती हैं, तो वो वीडियोस जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि वो सारे डाउट्स वहाँ पे क्या होता है, क्लियर कर दिए जाएं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। और अगर कुछ एडिशनल डाउट आपको फिर भी रह गया हो, जो सोशल टॉपिक में ना पढ़ाया हो, फिर कुछ दिक्कत आ रही हो उस टॉपिक में, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए।
चाहिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक बढ़ा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जिसको जो उतारना उतार दे, और नोट्स के लिए आप यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं।